नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। कोरोना को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही है और आज एक और बहुत महत्वपूर्ण एक बड़ी खबर आई है और ये खबर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलुरु से। उसके न्यूरो वायरोलॉजी के डॉक्टर वी रवि ने कहा है कि दिसंबर तक भारत में आधी आबादी संक्रमित हो सकती है। हालांकि बहुत बड़ा आंकड़ा है और लेकिन वो वायरोलॉजी से संबंधित इंस्टीट्यूट है और उसके प्रोफेसर हैं और वो कह रहे हैं कि दिसंबर तक की जो है देश में आधी आबादी जो है इससे संक्रमित हो सकती है। और उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि 5 से 10% मामलों में लोगों को इलाज कराने की जरूरत होगी और उसमें भी सिंपल ऑक्सीजन की जरूरत हो सकती है। 5% से कम लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत होगी, बाकी लोग जो है अपने आप ठीक हो जाएंगे। पर एक तरह से जो कुछ वो कह रहे हैं उससे ये लग रहा है कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ दिसंबर तक बढ़ जाएंगे। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं डॉक्टर ललित सहगल, जो लीवर ट्रांसप्लांट, एनेस्थीसिया और लीवर क्रिटिकल केयर के सीनियर डॉक्टर हैं मणिपाल हॉस्पिटल दिल्ली में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार। सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। आपने सुन लिया कि ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलुरु के एक प्रोफेसर जो न्यूरो वायरोलॉजी में काम करते हैं, उसके प्रोफेसर हैं वी रवि। वो कह रहे हैं दिसंबर तक 50% आबादी जो है उसको संक्रमण हो सकता है भारत में, बल्कि हो जाएगा। बहुत सारे आंकड़े आपके सामने भी होंगे। हाँ, देखिए आंकड़े तो बहुत आ रहे हैं। अभी तक हमने कभी एक ये भी सुना था पहले कि हमारा मई में बिल्कुल हम कर्व को फ्लैट कर देंगे अगर लॉकडाउन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उल्टा ही हो रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं। अभी हमें एक आंकड़ा पहले आया था मार्च में कि 49 दिन का लॉकडाउन अगर होगा तो ये जो कोरोना कर्व है हमारे देश में फ्लैट हो जाएगा। तो वो ऐसा नहीं हुआ, उल्टा केसेस बढ़ गए हैं। अभी तो कह नहीं सकते हैं कि आगे पूरी तरह, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन जहां तक कर होने का सवाल है, वो ग्राफ ऊपर नीचे होता हुआ दिख रहा है। अगर हम चाइना का उदाहरण लें तो करीब 1 महीना पहले चाइना ने कह दिया कि वुहान क्लियर हो चुका है और पूरे चीन से ये संक्रमण खत्म हो गया है, लेकिन फिर शुरू हो गया। न्यूजीलैंड का उदाहरण लें तो वहां भी फिर से शुरू हो गया। और अगर भारत को देखें तो केरल ने एक दिन घोषणा कर दी कि अब कोई नया पेशेंट नहीं आ रहा है और अब फिर से वहां नए पेशेंट आने लगे हैं। इसका मतलब ये है कि जो बहुत सारे जो महामारी विशेषज्ञ जो हैं, जिसमें जयप्रकाश मुलील जैसे लोग हैं, और वो बार बार कह रहे हैं कि आप संक्रमण रोक नहीं सकते, जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनके इलाज का इंतजाम कीजिए और बाकी कामकाज को छोड़ दीजिए। तो ये जो थ्योरी आ रही थी कि संक्रमण रोका जा सकता है, क्या उसको रोकने की उम्मीद अब भी दिखाई देती है? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि संक्रमण रोका जा सकता है। और थ्योरीज जो भी आ रही हैं, एक तो वो इसलिए गलत प्रूव हो रही हैं क्योंकि बार बार हर बार कोई कह देता है कि हमारा ठीक हो गया, फिर शुरू हो जाता है। क्योंकि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इसके मल्टीपल पीक्स आएंगे। दूसरा चीज, संक्रमण को रोका नहीं जा सकता पर धीरे किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम बोलें कि आप सुबह में ही सारा खाना खा लें अपना दिन का, और तो आप नहीं खा पाएंगे। लेकिन आप दिन में 5 बार अगर उसी खाने को दिया जाए तो आप शायद और उससे ज्यादा ले लेंगे खाना। और इसी तरह से अगर अस्पताल में देखें तो बेड की कमी है। अगर धीरे धीरे केस आएंगे तो हम शायद ट्रीट कर पाएंगे उससे भी कहीं ज्यादा जो हमारे पास नंबर ऑफ बेड्स है। लेकिन अगर वो सारे केस एक साथ आ जाएं तो फिर शायद हम भी हैंडल ना कर पाए। और जैसे आप सुन भी रहे हैं कि डॉक्टर भी बीमार हो रहे हैं, नर्स भी बीमार हो रहे हैं, तो उससे जो हेल्थ केयर देने वाले लोग हैं उनकी भी अचानक से कमी हो जाएगी जब एकदम से केसेस ज्यादा आएंगे। तो रोका नहीं जा सकता पर धीरे किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना। रोका नहीं जा सकता और धीरे किया जा सकता है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन एक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सूचना दी और उसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में 80 से 90%
जो संक्रमित लोग हैं वो घर में क्वारंटीन होकर के, यानी घर में आइसोलेशन में रह करके ही ठीक हो रहे हैं। निश्चित तौर पर उनके सामने कोई ना कोई आंकड़ा होगा जिसके बेसिस पे वो कह रहे हैं। तो अगर ये बीमारी घर में ही रह करके ठीक हो सकती है और बहुत थोड़े से लोग क्रिटिकल होते हैं जिनको हॉस्पिटल में ले जाने की जरूरत है, तो मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि ये जो लोग डरे हुए हैं, बिल्कुल घर में दुबके हुए हैं, कुछ लोगों को तो लगता है कि बस जीवन मृत्यु के बीच में एक जंग हो रहा है और वो घर में दुबक करके और उस जंग से जीत सकते हैं। भाई मैं एक बात कहूँ कि आज हमारे एक पड़ोसी ने लोकल जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें उन्होंने लिखा कि भाई आप लोग जो ये झाड़ू वाड़ू लगाते हो बालकनी में आके, उससे मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मेरे लिए खतरा है, कृपया आप लोग बालकनी में मत आइए। तो एक डर जो है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक डर जो है अभी भी लोगों के मन में है। तो अगर 80-90% लोग अपने आप मतलब घर में रह करके ठीक हो सकते हैं, तो इतना ज्यादा डर की क्या जरूरत है? देखिए, पहली चीज जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये एक नई तरह की बीमारी है, अभी हमें सारा कुछ इसके बारे में नहीं पता है। दूसरा चीज, हर आदमी घर में, हर एक के पास ये सुविधा नहीं हो सकती कि वो एक अकेला कमरा आइसोलेशन दिया जा सके। तीसरा चीज, डरने की जरूरत इसलिए है, अगर हम आंकड़े को सही माने तो वो बहुत डरावना है कि 5% लोग अगर हमारे बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं और हम मान के चल रहे हैं कि दिसंबर तक 70 करोड़ लोग इन्फेक्ट होंगे, तो वो 5% का मतलब है कि 3.5 करोड़ बेड्स की आवश्यकता होगी हमें इस देश में। और उसका अगर हम कुछ परसेंटेज जो सिक माने, तो उसका 10-15% भी सिक माने, तो हमें अराउंड 35 लाख वेंटिलेटर पेशेंट या 10 से 35 लाख के बीच में, जैसा मैं अगर जो आपने आंकड़ा बताया उसके हिसाब से जाऊं, क्या हमारे पास ये सब है? जवाब ना में होगा। अभी इस हिसाब से हम तैयार नहीं है, इस वजह से हमें डरने की जरूरत है। हालांकि आप ठीक कह रहे हैं, 80% लोग घर में रहकर ठीक हो सकते हैं, लेकिन खतरा उनसे बीमारी फैलने का है दूसरों को। और उसमें ये नहीं कह सकते कि वो जो, अगर मान लीजिए एक जवान व्यक्ति को ये बीमारी होती है और वो ठीक होता है, लेकिन उसके घर में उसके माँ बाप हैं, तो वो बीमार हो सकते हैं, उनकी जान को खतरा पैदा हो सकता है। घर में रहने में एक खतरा ये रहेगा। ये आपने ठीक कहा कि जो अभी भी जो आंकड़े मैं देख रहा हूँ उसमें जो ज्यादा एज के लोग हैं, या अमेरिका और यूरोप के भी आंकड़े आप देखिए तो डेथ जो हुई है उसमें सबसे बड़ा साइजेबल नंबर है 75+। और खतरे के जद में जो लोग आ जाते हैं वो 60+ भी होते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ अगर कोमोर्बिड है, यानी उनको कोई और बीमारी है, अगर लीवर की बीमारी है, अगर उनको कैंसर है, उनको टीबी है, उनको किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है, बहुत साधारण सामान्य जीवन जी लेते हैं लोग आजकल, जो हम लोग शुगर की बीमारी, मधुमेह कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं, उसमें तो ये 2 तरह के लोग खतरे में। लेकिन पूरा देश बंद है और अब जो खबरें आ रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि भूख भी जो है एक बड़ी बीमारी बनकर सामने आ रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं इसके मेडिकल पार्ट में जाना चाहूंगा कि हमेशा से ही अगर किसी को पहले से कुछ और बीमारियां हैं, उसके ऊपर से एक और बीमारी आ जाए, उस इंसान को खतरा बढ़ जाता है। वो चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो, चाहे अब इस समय कोरोना है। लेकिन अनंत काल तक लॉकडाउन तो नहीं रखा जा सकता है, ये भी एक बात सच है। बहुत सारी चीजें सफर कर रही हैं, वो हम लोगों के सामने आ भी रही हैं, लेकिन हमें अब धीरे धीरे ही ओपन इन चीजों को करना होगा। एकदम से सब कुछ खोल दिया जाए और हम ये बोलें कि हम जैसी जिंदगी 2-2.5 महीना पहले जी रहे थे वो तुरंत से स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कहना गलत होगा। बहुत सारी प्रिकॉशन की हमें जरूरत है। दूसरा चीज, अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा डेटा और सबसे पुराने डेटा भी चाइना से आया, बाकी देशों से केवल 3 महीना हुआ है डेटा आए हुए। तो अगर हम एक बोलेंगे कि हमने बीमारी के बारे में सब कुछ समझ लिया है, तो वो गलत होगा। अभी इसके हमें लॉन्ग टर्म क्या सिक्वेली होंगे, जो ज्यादा सिक हुए हैं, क्या उनको कॉम्प्लिकेशन रहने वाले हैं, कितना समय उनको घर रहना पड़ेगा, इस बारे में अभी हमें बहुत समझना जरूरी है। ये समय बहुत शॉर्ट है। बहुत सारी और बीमारियां जो कई सालों से हैं, उनके बारे में भी हमें हर समय कहीं ना कहीं कुछ नया सीखने को मिल जाता है, इतने दशकों के बाद भी। तो ये तो अभी कुछ महीने ही हुए हैं, तो ये थोड़ा सा जल्दी होगा
किसी भी निर्णय को पर पहुंचना। यानी हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि एक साथ इतने लोग संक्रमित नहीं हो जाएं और उसमें क्रिटिकल केयर के लिए कोई इतने ज्यादा लोग नहीं आ जाएं कि हॉस्पिटल उनको हैंडल नहीं कर सके। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो अगर हम तो जो हम अभी तक सावधानियां ले रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, हैंड हाइजीन, ये सब जारी रखना है। आप अगर काम पे जाना शुरू भी कर दें तो भी इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका काम शुरू हो गया तो कोरोना इस देश से खत्म हो गया। दूसरा चीज जो आपने एक पहले शब्द इस्तेमाल किया, हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी एक हाइपोथेसिस है कोरोना के बारे में, मैं ये कहूंगा, क्योंकि अभी ये प्रूव नहीं हुआ कि हर्ड इम्यूनिटी काम कर रही है। जैसे बहुत सारे देश, अब जैसे हम यूके का एग्जांपल लेंगे, तो शुरू में उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, लेकिन बाद में लॉकडाउन में गए। और जैसा मुझे अपने दोस्तों से पता चलता है जो वहां पर काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं आईसीयू में और दूसरे विभागों में, वो बता रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद केसेस आना थोड़ा कम हुआ है और दूसरा रिजल्ट भी बेटर हुए हैं जैसे जैसे बीमारी की हमारी समझ बढ़ी है एज ए डॉक्टर। वैक्सीन कह रहे हैं आएगा, कब आएगा नहीं आएगा ये समय के साथ पता चलेगा। वो वैक्सीन, हमें एक वैक्सीन जिंदगी भर के लिए काफी होगा, क्या वो वैक्सीन 3 तरह के स्ट्रेन है, क्या वो तीनों के लिए काफी होगा, ये भी समय के साथ पता चलेगा। फिलहाल कोई इफेक्टिव दवा नहीं है, तो इसलिए बचाव ही उपाय है मेरे हिसाब से। निश्चित तौर पे आपने कहा बचाव ही उपाय है। और हम लोग भी जब प्रोग्राम करते हैं तो बार बार लोगों से कहते हैं कि 3 चीजें तो जरूर करें। एक तो ये है कि मास्क जरूर लगाएं। जब भी आप बाहर जाते हो, घर से बाहर जाते हो, दूसरों से मिलते हो, तो मास्क लगाएं ताकि सीधे आपके मुंह या नाक में इन्फेक्शन फैलाने वाला वायरस जो वो नहीं आ जाए। घर के अंदर आते ही हाथ जरूर साबुन से धोएं, क्योंकि साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोने पर जो वायरस है वो मर जाता है, फट जाता है, फट के खत्म हो जाता है। मरना कहें या नहीं कहें पता नहीं, क्योंकि ये जीव तो है नहीं। ये और जो तीसरी चीज है सोशल डिस्टेंसिंग, हम अपने आप ही कर सकते हैं। हमारे आगे और हमारे पीछे हम कितनी दूरी पर खड़े हों। यूरोप अमेरिका वगैरह में तो एक तरह से सोशल डिस्टेंसिंग उनकी आदत का हिस्सा है। हमारे यहाँ भीड़ है वो आदत का हिस्सा है। वो तो लाइन में खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे के गले तक नहीं जाते हैं। थोड़ा डिस्टेंस पहले ही मेंटेन करते थे, 2 फीट करते थे, अब 2 मीटर कर लेंगे। तो एक ये तो बात आपने बिल्कुल सही कहा, आप कह रहे हैं। लेकिन जो कुछ आंकड़े मेरे पास अभी तक के हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो डेथ रेट है उसको अगर हम काउंट करें तो हमारे पास इस तरह की जो वायरस से होने वाली 3 बीमारियां अभी भी दुनिया में मौजूद हैं और हर साल कहीं ना कहीं कुछ डेथ होती रहती है, जिसमें इबोला, मर्स और सार्स, SARS, ये 3 है। तो इन तीनों में जो डेथ रेट है वो अभी तक जो कोरोना के डेथ रेट है उसके मुकाबले ज्यादा डेथ रेट था। और लेकिन ये एक बात जरूर थी कि ये तीनों जो थे, जो इबोला, मर्स और सार्स, ये उतनी तेजी से नहीं फैलते जितनी तेजी से कोरोना फैल रहा है। सो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे मर्स का अगर हम बोलें तो 20% के आसपास का डेथ रेट उसमें है, लेकिन इन्फेक्टिविटी या संक्रमण की क्षमता उतनी नहीं है, तो उतने लोग उससे इन्फेक्ट नहीं होंगे। कोरोना के साथ इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन डेथ रेट कम होने के बाद भी, लेकिन इतने ज्यादा इन्फेक्शन लोगों को हो जाएगा कि वो डेथ रेट ओवरऑल इन सबको क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि इससे कहीं गुना ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे। अगर हम इन्फ्लुएंजा का भी देखें, इन्फ्लुएंजा का डेथ रेट भी अराउंड साल में 35 लाख के आसपास मरीज पूरे दुनिया में होते हैं और 3 से 5 लाख के आसपास की मृत्यु होती है। अगर हम उससे कंपैरिजन करें और वहां पर हमारे पास वैक्सीन है, कुछ दवाइयां हैं जो हम दे पाते हैं, यहाँ पर हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा हमें घबराने की आवश्यकता भी है, क्योंकि अभी ना तो इलाज है, ना हम इसको पूरी तरह समझे हैं और फैल तो रहा ही है तेजी से। वो एक अपने आप में एक कंसर्न की बात है हमारी। दरअसल जो मैं एक और रिपोर्ट देख रहा था उसमें बल्कि जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर जयप्रकाश बोले, जो बहुत सीनियर हैं और पोलियो इरेडिकेट करने की पूरे प्रोग्राम के समय इंचार्ज वो थे,
तो उन्होंने जो मुझसे बातचीत में कई बातें कही और उसमें एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये की कि आप घर में बंद हो तो आप वायरस से छिप रहे हो, इससे वायरस जाने वाला नहीं, वो आपके दरवाजे पर इंतजार कर रहा है और जैसे ही आप निकलोगे वो आपको इन्फेक्ट करेगा, तो उसकी तैयारी कर लो, ज़्यादा बेहतर होगा। और छिप कर रहने से आप कितने दिन तक भी छिप कर रहेंगे, ये समस्या जो है आपके सामने आएगी। ये बात सही है कि कितने दिन तक छिप कर रहेंगे, इन्फेक्शन फैलेगा। जैसे मैंने पहले कहा कि रोका नहीं जा सकता, पर धीरे जरूर किया जा सकता है ये छिपने से, क्योंकि जैसे किसी ने कहा कि कोरोना वायरस की बहुत बड़ी ईगो है, वो आपके जब तक आपके घर नहीं आएगा, आपको बाहर जाना पड़ेगा उसको बुलाने के लिए अपने घर। तो एक वो बात काफी कुछ सच हद तक सच भी है कि वो आप बाहर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, चांस है कि उसमें इन्फेक्शन का होने का खतरा ज्यादा है एज कम्पेयर टू। हाँ, घर में भी नहीं रहा जा सकता, काम भी करना है, तो सावधानी बरतनी जरूरी है। दूसरा, चार दीवारी में बंद रहने से मेंटल हेल्थ पर काफी असर पड़ता है, फिजिकल हेल्थ पर भी काफी असर पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप जो कसरत लोग करते हैं अगर उनको छोड़ दें तो वजन बढ़ने का खतरा है। और चार दीवारी में किसी को भी बंद कर दीजिए, काफी दुष्प्रभाव पड़ेगा उसकी मेंटल हेल्थ पर भी। तो थोड़ा बहुत जाना जरूरी है उसके लिए भी, पर बचाव के साथ। एकदम से हम नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर सकते हैं ऐसा अभी पॉसिबल नहीं दिख रहा है मुझे। यानी कुल मिलाकर जो आप कह रहे हैं, मेरी समझ में सिर्फ ये आ रहा है कि आप जो सामान्य जिंदगी, मतलब नॉर्मल लाइफ में तो हमारे थिएटर्स भी आते हैं, सिनेमा हॉल भी आते हैं, मॉल्स भी आते हैं, रेस्टोरेंट भी आते हैं, होटल्स भी आते हैं, शायद उसके साथ से अभी आपको परहेज करना पड़ेगा। हाँ, हाँ। शादियों में 400-500 लोग बुलाए जाते हैं, तो इससे करना होगा। लेकिन मैं दफ्तर जाऊं, अपना काम करूं और आ जाऊं, और तो कितना प्रोटेक्शन लेने की जरूरत है? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग तो हमने मेंटेन करना ही है, हैंड हाइजीन भी, अपने मास्क भी लगा के ही रखना है। और अगर जरूरत ना, जैसे हम कई बार लंच टाइम में एक साथ भूल जाते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारे लंच टाइम में कोरोना कहीं और चला जाता है। वो तो हमें, जैसे हमारे अस्पताल में लंच टाइम के लिए हम लोगों को अलग अलग टाइम दिए गए हैं कि आप स्लॉट्स में आके लंच करें, एक साथ सब लोग नहीं बैठे। आप हैंड, जैसे रूटीन में हम लोग हैंड शेक कर लेते हैं या गले मिल लेते हैं, वो सब हमें अवॉइड करना है, क्योंकि ये क्लोज जाने पर बीमारी फैलने का ज्यादा खतरा है। और जैसे जैसे बीमारी फैल रही है, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर बढ़ रहे हैं। अगर अब हम देखेंगे अमेरिका का डाटा या यूके का डाटा, अगर आप बोलेंगे, वहां पर ज्यादातर केवल जो हॉस्पिटल में पेशेंट हैं या जो वहां पर अस्पताल में काम करने वाले हैं उन्हीं को टेस्ट कर रहे हैं। अगर उस हिसाब से बीमारी देखें और हम माने कि 80% एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो जो बीमारी पता लगी है वो केवल 20% लोगों की पता चल रही है इस हिसाब से। तो बाकी 80% और भी हैं, उनको अगर खतरा नहीं है लेकिन उनसे दूसरों को खतरा जरूर होएगा। तो जाहिर सी बात है कि आपको उनको बचाव करना है, और बचाव उनकी करनी है जो ज्यादा वल्नरेबल हैं, मतलब जिनके सामने ज्यादा संकट है। वो कौन लोग हैं, जरा मैं चाहूंगा कि आप उसको दोबारा से क्लियर कर लें। देखिए, जो ज्यादा वनरेबल हैं, एक तो ओल्ड पेशेंट, जो ओल्ड लोग हैं, हमारे माँ बाप हैं, 60 साल से ऊपर की उम्र के, डायबिटीज है, कैंसर के मरीज हैं, जिनको लंग्स की पहले से बीमारी है, लिवर की बीमारी है, ये ये सभी उस कैटेगरी में आएंगे जिनको कोई भी किसी तरह की क्रॉनिक बीमारी है। या फिर कुछ लोगों को ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें कि वो बॉडी की इम्यूनिटी कम करने वाली दवाइयां लेते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट जिनको कहा जाता है। अगर वो उनके ऊपर है तो इन सबको खतरा ज्यादा है, तो इन लोगों को तो और ज्यादा बेहतर तरीके से अपना ध्यान रखने की जरूरत है, और इनके साथ रहने वाले को भी इनका ध्यान ज्यादा रखने की आवश्यकता है। तो आपने इसमें जो एक बात कही है, इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी को वैसे तो ये बहुत लंबे समय बढ़ती घटती है, क्या तरीका हो सकता है कि आप अपनी इम्यूनिटी को थोड़ा थोड़ा करके रोज बढ़ा लें? देखिए, ऐसा अगर हम बोलेंगे, बहुत सारे लोगों ने कहा एक्स्ट्रा डोज और विटामिन सी लें, पर ये सब चीजें या एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन ले लें, ये सब चीजें इम्यूनिटी खाली नहीं बढ़ाएंगी। एक हमें बैलेंस डाइट पे ध्यान रखना होगा, एक हल्की एक्सरसाइज हमें रोज थोड़ा सा करना चाहिए। वो वॉक हो सकती है, हल्की जॉगिंग, बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज अवॉइड करना है, क्योंकि बहुत सारी जगह ये मिलेगा आपको पढ़ने को कि स्ट्रेनस एक्सरसाइज से इम्यूनिटी कम हो जाती है। यानी ये सारी चीजें हैं, और शायद इसमें
7-8 घंटे सोना भी शामिल है। हाँ, 7-8 घंटे की नींद, एक अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, मजबूत रखने डेफ़िनिटली। और शांति, टेंशन अगर आप लेंगे उससे भी इम्यूनिटी कम होती है। वो भी अगर कहना आसान है लेकिन फिर भी कोशिश करी जाए तो संभव है कि टेंशन भी कम लें। किसी भी चीज़ को तनाव, इवन कोरोना से भी डर करके तनाव में नहीं आए। जी, जी। जी, अब वो कोरोना तो है और वो फ़िलहाल रहेगा, लेकिन अब हमें उसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी और बचाव का ध्यान रखना पड़ेगा। केवल डर नहीं सकते, लेकिन बिल्कुल ये कह दें कि हाँ, बस पहले जैसा ज़िंदगी जीना शुरू कर दें, वो संभव नहीं होगा। नहीं हो पाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर ललित थैंक यू सहगल आपका। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो दर्शकों, अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर ललित सहगल से, जो मणिपाल हॉस्पिटल दिल्ली में जनरल लिवर ट्रांसप्लांट और एनेस्थीसिया और लिवर क्रिटिकल केयर के बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, और एम्स ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। और कुल मिलाकर के जो कह रहे थे वो ये था कि डरे नहीं कोरोना से, बल्कि उससे बचाव करें। बचाव बहुत बार कहा जा चुका है, मैं आपको याद दिलाने के लिए फिर से ध्यान दिला देता हूं कि मास्क पहनकर बाहर निकलें। नंबर 2, हैंड हाइजीन, मतलब जब बाहर से जाएं थोड़ी थोड़ी देर के बाद साबुन से हाथ धोते रहें, और सोशल डिस्टेंस या फिजिकल डिस्टेंस जिसको कहते हैं, 1-1.5 मीटर की दूरी दूसरे लोगों से बना करके रखें। दोस्तों, आज का प्रोग्राम बस यहीं तक, लेकिन सत्यहिंदी.com पर लॉग इन करके आप अपनी राय जरूर बताइए कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा। इस प्रोग्राम के बाद और सत्यहिंदी.com पर आपको एक लिंक मिलेगा, और डिस्क्रिप्शन का लिंक, और इस लिंक को अगर आप दबाएंगे तो सत्यहिंदी.com से आप और बेहतर ढंग से कैसे जुड़ सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि सत्यहिंदी.com जो है वो ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब हर जगह मौजूद है, बाकी सारे सोशल मीडिया पर भी मौजूद है। आप कहीं भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।